नमस्कार और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जड़ों में उतर रहे हैं और ये कोई सीधी-सादी कहानी नहीं है। ये एक तरह की एकेडमिक जासूसी है जिसमें दो बड़े सवाल हैं। पहला, हिंदी साहित्य की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है, 7वीं सदी से या फिर 10वीं सदी से? और दूसरा, उस शुरुआती दौर को हम कहें क्या, आदिकाल या वीरगाथा काल? ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है। ये इस बात की लड़ाई है कि हमारी साहित्यिक पहचान की कहानी शुरू कहाँ से होती है, राजाओं की तलवारों से या संतों की वाणी से? बिल्कुल। और इस पूरी बहस को समझने के लिए हमारे पास कुछ बेहद जरूरी स्रोत हैं, खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे इतिहास ग्रंथ। हमारा मिशन आज इन जटिल बहसों को खोलना है और ये समझना है कि ये सिर्फ तारीखों और नामों का खेल क्यों नहीं है। ये असल में किसी भी संस्कृति की ऑफिशियल स्टोरी कैसे लिखी जाती है, इसकी कहानी है। देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत गहरी बात कही थी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आसान भाषा में कहें तो साहित्य समाज के कलेक्टिव माइंडसेट का आईना है। और यहीं से सारा मतभेद शुरू होता है। उस आईने में पहली तस्वीर कैसी दिखती है? क्या वो धुंधली है या साफ? क्या वो किसी एक रंग की है या उसमें कई रंग हैं? इसी पर विद्वानों की अपनी अपनी राय है। ये फैक्ट्स की लड़ाई उतनी नहीं है जितनी नजरिए की है। तो चलिए इसी नजरिए की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन का मसला सुलझाते हैं। 7वीं सदी बनाम 10वीं सदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक लकीर खींची और कहा कि हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 यानी करीब 993 ईस्वी से होता है। सवाल यह है कि उन्होंने यही तारीख क्यों चुनी? इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक बहुत मेथोडिकल था। वो मानते थे कि हिंदी का जन्म प्राकृत भाषा की आखिरी स्टेज, जिसे अपभ्रंश कहते हैं, उससे हुआ। इसे ऐसे समझिए जैसे लैटिन से धीरे धीरे इटालियन या फ्रेंच भाषा बनी। एक पॉइंट आता है जब आप कहते हैं ओके, ये अब लैटिन नहीं रही, ये एक नई भाषा की शुरुआत है। शुक्ल जी के लिए वो पॉइंट 10वीं सदी के आसपास आया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेच है। पेच क्या है? पेच ये है कि वो अपनी इतिहास ग्रंथ में वीरगाथा काल की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उससे पहले के कवियों जैसे सिद्ध, नाथ और जैन मुनि जो 7वीं-8वीं सदी से लिख रहे थे, उनकी रचनाओं को वो शुद्ध हिंदी साहित्य नहीं मानते। एक सेकंड, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। मतलब शुक्ल जी उन्हीं सिद्धों और नाथों की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, पर उन्हें हिंदी साहित्य का हिस्सा नहीं मान रहे। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप कहें कि रॉक एंड रोल का इतिहास एल्विस प्रेस्ली से शुरू होता है और उससे पहले के सारे ब्लूज म्यूजिशियन सिर्फ बैकग्राउंड थे, मेन एक्ट नहीं। क्या वो ऐसा ही कुछ कर रहे थे? आपकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। शुक्ल जी के लिए सिद्धों नाथों का साहित्य मजहबी साहित्य था जो अपभ्रंश में लिखा गया था और जिसे वो हिंदी की नींव या कच्चा माल तो मानते थे, पर उसे मेन स्ट्रीम लिटरेचर का हिस्सा नहीं मानते थे। उनके हिसाब से असली साहित्यिक हिंदी, जिसे वो देश भाषा काव्य कहते हैं, वो तब शुरू होती है जब भाषा थोड़ी और निखरती है और उसमें एक खास साहित्यिक ट्रेंड यानी वीर रस हावी होने लगता है। अच्छा, तो ये भाषा के विकास और साहित्यिक ट्रेंड दोनों का कॉकटेल है। यहीं पर दूसरे विद्वान जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन उनसे असहमत हो गए होंगे। बिल्कुल। यहीं पर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का फर्क समझना गेम चेंजर बन जाता है। शुक्ल जी के लिए अपभ्रंश हिंदी का प्रीकर्सर था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वानों ने कहा, नहीं, जिसे आप सिर्फ अपभ्रंश कहकर खारिज कर रहे हैं, उसी का बाद वाला रूप असल में पुरानी हिंदी है। वो कच्चा माल नहीं, बल्कि तैयार प्रोडक्ट का पहला मॉडल है। तो ये तो परिभाषा का ही खेल हो गया। एक के लिए जो सिर्फ तैयारी है, दूसरे के लिए वही खेल की शुरुआत है। सही पकड़ा। और इस बहस को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे विद्वानों ने और भी पीछे धकेल दिया। उन्होंने 8वीं सदी के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि घोषित कर दिया। अब लॉजिक देखिए, अगर आप स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप 10वीं सदी से खिसक कर 7वीं-8वीं सदी पर पहुंच जाएगा। तो ये पूरा विवाद इस बात पर टेका है कि आप हिंदी की पहली झलक कहाँ देखते हैं, सिद्धों नाथों के रहस्यवादी दोहों में या बाद के रासो ग्रंथों की वीर गाथाओं में। ये कमाल है। अगर हम शुरुआत की तारीख ही तय नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर है कि उस दौर का नाम रखना और भी मुश्किल होगा।
अगर उसमें सिर्फ वीर गाथाएं थी ही नहीं, तो फिर वीर गाथा काल नाम कहाँ तक सही है? चलिए अब नामकरण के इस अखाड़े में उतरते हैं। हाँ, और ये भी उतना ही दिलचस्प है। मान लीजिए एक पल के लिए हम शुक्ल जी की टाइमलाइन यानी 10वीं सदी को मान लेते हैं। उन्होंने उस दौर को वीर गाथा काल यानी द एज ऑफ हीरोइक बैलेड्स कहा। उनका ये नाम हवा में नहीं था। उन्होंने अपनी थ्योरी को कोई 12 प्रमुख रचनाओं पर आधारित किया, जिनमें से ज्यादातर वीर रस से भरी थीं, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो वगैरह। लेकिन शुक्ल जी का तर्क पावरफुल तो लगता है। उस दौर में वाकई राजा महाराजाओं के बीच लड़ाइयाँ हो रही थीं, देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था। तो क्या ये कहना गलत है कि वीर रस ही उस समय का मेन फ्लेवर था? उनका तर्क उस वक्त के पॉलिटिकल सिनारियो के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता था। चारण और भाट कवि अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी वीरताओं का बखान करना उनका काम भी था और धर्म भी। तो शुक्ल जी ने उस दौर की जनता की चित्तवृत्ति को वीरता और युद्ध से प्रभावित माना, और वही उन्हें साहित्य में भी दिखाई दिया। उनके नजरिए से उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति वीर रस ही थी, इसलिए उन्होंने उस प्रवृत्ति के आधार पर काल का नाम वीरगाथा काल रख दिया। एक तरह से उन्होंने उस काल को एक ब्रांडिंग दे दी। लेकिन ये ब्रांडिंग शायद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस नाम को चुनौती क्यों दी और आदिकाल जैसा ज्यादा न्यूट्रल साउंडिंग नाम क्यों चुना? द्विवेदी जी का सबसे बड़ा ऐतराज ये था कि वीरगाथा काल नाम बहुत ज्यादा नैरो यानी संकीर्ण है। ये उस दौर की साहित्यिक विविधता के साथ न्याय नहीं करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन 12 किताबों को आधार बनाया गया है, उनमें से कई की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है और कुछ तो बहुत बाद की रचनाएं हैं। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ वीर गाथाओं पर फोकस करेंगे तो उस समय लिखे जा रहे बाकी साहित्य का क्या होगा? जैसे सिद्धों और नाथों का साहित्य, जिसमें योग, तंत्र, साधना और सामाजिक विद्रोह के स्वर थे। जैन कवियों का साहित्य, जिसमें धर्म और नैतिकता की बातें थीं। और अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे कवियों का क्या, जिनकी पहेलियां, मुखरियां और श्रृंगारिक पद आज भी लोगों की जुबान पर हैं। विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार का ऐसा मेल है जिसे आप किसी एक खाने में फिट ही नहीं कर सकते हैं। वीरगाथा काल कहने से साहित्य का ये सारा बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा नजरअंदाज हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। हाँ, और यहीं पर मुझे एक बात समझ आ रही है। द्विवेदी जी एक तरह से इतिहास को रीराइट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक्सपैंड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फोकस सिर्फ राजा के दरबार पर क्यों हो, समाज में और भी बहुत कुछ हो रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कीर्तिलता और संदेश रासक जैसे उन ग्रंथों को भी महत्व दिया जिन्हें शुक्ल जी ने उस तरह से मेन स्ट्रीम में जगह नहीं दी थी। द्विवेदी जी के लिए आदिकाल नाम ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव था। आदि का सीधा मतलब है शुरुआत। ये नाम किसी एक साहित्यिक ट्रेंड से बंधा नहीं है। यह एक बड़ा छाता है जिसके नीचे वीर रस, श्रृंगार, भक्ति, रहस्यवाद सब कुछ आ सकता है। यह उस दौर की जटिलता और विविधता का सम्मान करता है। क्या इन दो नामों के अलावा भी कोई और विकल्प सामने आए थे? हाँ, कई विकल्प थे। जैसे हमने पहले जिक्र किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल एवं चारणकाल कहा। संधिकाल भाषा के ट्रांजिशन को दिखाता है, अपभ्रंश से हिंदी की ओर, और चारणकाल चारण कवियों की अहमियत को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजोवपन काल यानी सोइंग पीरियड कहा। इससे पता चलता है कि हर विद्वान उस युग को अपने नजरिए से देख रहा था और उसी के हिसाब से नाम दे रहा था। इस बहस के कितने सारे डायमेंशंस हैं, कितने अलग अलग एंगल हैं। तो अब तक की बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि ये दोनों विवाद, शुरुआत की तारीख का विवाद और नामकरण का विवाद, अलग अलग नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक को पलटें तो दूसरा अपने आप बदल जाता है। हाँ, और यही इस पूरी बहस का क्रक्स है। सोच कर देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य की शुरुआत 7वीं-8वीं सदी से मानते हैं, यानी आप सिद्धों और नाथों के साहित्य को हिंदी का शुरुआती रूप मानते हैं, तो क्या आप उस काल को वीरगाथा काल कह सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सिद्धों और नाथों के साहित्य में वीरता तो है ही नहीं। उसमें तो भक्ति, योग और सामाजिक चेतना है। एग्जैक्टली। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पीछे ले जाएंगे तो वीरगाथा काल नाम अपने आप नॉन स्टार्टर हो जाएगा।
तब आपको आदिकाल जैसा कोई ज्यादा ब्रॉड माइंडेड नाम ही चुनना पड़ेगा। और इसके उलट अगर आप शुक्ल जी की तरह शुरुआत 10वीं सदी से मानकर सिर्फ रासो ग्रंथों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वीरगाथा काल नाम ज्यादा लॉजिकल लगने लगता है। इसको मतलब ये बहस सिर्फ तथ्यों की नहीं बल्कि इतिहास को देखने के फ्रेमवर्क की है। आप किस लेंस से देख रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और बहुत गहरा वैचारिक मुद्दा उठाते हैं। वो हिंदी साहित्य को किसी बाहरी प्रभाव जैसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखते। वो इसे भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं। ओके, ये थोड़ा भारी जुमला है। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? इसका मतलब ये है कि द्विवेदी जी इस आइडिया को चैलेंज कर रही थी कि भक्ति आंदोलन जैसी चीजें हारी हुई हिंदू जाति की निराशा से पैदा हुई। वो कह रही थी, नहीं, ये हमारी अपनी सदियों पुरानी आध्यात्मिक और दार्शनिक बहस का अगला लॉजिकल स्टेप था। ये हमारा अपना इंटरनल एवोल्यूशन था, किसी बाहरी घटना की रिएक्शन नहीं। ये नजरिया भी इस बात पर असर डालता है कि आप साहित्य की शुरुआत कहाँ से देखते हैं और उसे क्या नाम देते हैं। तो अब हमारे पास तस्वीर के 3 टुकड़े हैं। आचार्य शुक्ल जो एक आर्किटेक्ट की तरह एक मजबूत व्यवस्थित ढांचा बनाते हैं। फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक एक्सपेंडर की तरह उस ढांचे की दीवारों को और चौड़ा करते हैं, नई खिड़कियां खोलते हैं। लेकिन क्या इस कहानी को देखने का कोई तीसरा नजरिया भी है? क्या कोई इसे साहित्य के बाहर से समाज के नजरिए से भी देखता है? हाँ, और वो नजरिया इस बहस को एक नया ही मोड़ देता है। रामविलास शर्मा जैसे मार्क्सवादी आलोचक इस पूरी बहस को एक अलग लेंस से देखते हैं। वो इसे हिंदी जाति के निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। हिंदी जाति, एक मिनट, यहाँ जाति से उनका मतलब कास्ट तो नहीं है, राइट? वो एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी या पीपलहुड की बात कर रहे हैं जो एक भाषा के आसपास बनती है। आपने बिल्कुल सही समझा। उनका मतलब कास्ट से नहीं बल्कि एक भाषाई समुदाय से है। उनका तर्क है कि किसी भाषा का साहित्य समझने के लिए पहले उस भाषा को बोलने वाले समाज का बनना समझना जरूरी है। साहित्य शून्य में पैदा नहीं होता, वो एक बनते हुए भाषाई समुदाय की पहचान और चेतना की आवाज होता है। शर्मा जी के लिए साहित्य का इतिहास राजाओं महाराजाओं का इतिहास नहीं बल्कि इस हिंदी जाति के बनने और विकसित होने का इतिहास है। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो बहस आदिकाल या वीरगाथा काल से भी आगे निकल जाती है। तब सवाल ये नहीं होगा कि कौन सा राजा क्या कर रहा था, बल्कि ये होगा कि आम लोग क्या बोल रहे थे, क्या गा रहे थे और कौन सी रचनाएं उस उभरते हुए समुदाय की आवाज बन रही थी। बिल्कुल। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम साहित्य के आरंभ को राजाओं और उनके दरबारों के बजाय एक भाषाई समुदाय या जाति के विकास के रूप में देखें तो क्या आदिकाल बनाम वीरगाथा काल जैसी बहसों का महत्व बदल जाता है? क्या तब हमारा ध्यान इस बात पर ज्यादा नहीं होगा कि कौन सी रचनाएं उस समुदाय की चेतना को ज्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त कर रही हैं? किसी राजा की वीरता पर लिखी गई ये किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसी संत का वो पद जो सदियों तक हजारों लाखों आम लोगों ने गाया? ये सवाल हमें साहित्य को इतिहास से जोड़ने का एक नया रास्ता दिखाता